हाँ, जातीय जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। कांग्रेस अब जातीय जनगणना के सारे चुनाव में उतरने वाली है और एमपी में कांग्रेस का जो मुख्य एजेंडा होगा वो होगा जातीय जनगणना। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला का एक बड़ा बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश में जातीय गणना मुख्य एजेंडा रहेगा। सीईसी की बैठक में, यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में और जातीय जनगणना के मुद्दे पर सीईसी की बैठक में चर्चा हुई है। ये जनगणना मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। मध्य प्रदेश में हमारे ओबीसी भाई बहनों को न्याय मिले, एससी एसटी समाज के भाई बहनों को न्याय मिले, ये कांग्रेस का प्राथमिक एजेंडा है और इसलिए बाकायदा जातीय जनगणना पर चर्चा हुई और श्री कमलनाथ ने और कांग्रेस के अन्य साथियों ने बताया कि जातीय जनगणना हमारा प्राथमिक एजेंडा मध्य प्रदेश में रहेगा। तो जातीय जनगणना को मुख्य एजेंडा क्यों बना रही है कांग्रेस? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओबीसी पर नजर क्यों है? मध्य प्रदेश में अगर बात करें 50% से ज्यादा तो ओबीसी वोटर हैं। बीजेपी की हिंदू वोट बैंक को बांटने की कोशिश लगातार जारी है और धन की राजनीति को जाति की राजनीति पर लाना चाहती है कांग्रेस। सनातन एकता का जवाब जाति से देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के पास ओबीसी को लेकर एक बड़ी दलील है। बीजेपी ने लगातार 3 ओबीसी सीएम दिए हैं, लेकिन अब धन की राजनीति को जाति की राजनीति पर कांग्रेस लाना चाह रही है। जातीय जनगणना की सियासत पर प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान भी सामने आया है। समाज के बंटवारे के लिए ये जनगणना का इस्तेमाल न हो, ये वो कह रहे हैं। बीजेपी ने हमेशा से ओबीसी को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। एमपी में हमने लगातार 3 सीएम ओबीसी वर्ग से दिए हैं। ये बीजेपी का बड़ा बयान है, प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान। महत्वपूर्ण बात होती है, हम बंटवारे के लिए अगर इसका उपयोग कर रहे हैं तो बात अलग है। अन्यथा मैं गर्व जिस पार्टी में मैं हूं, भारतीय जनता पार्टी में, हमारे प्रधानमंत्री उसी वर्ग से आते हैं। आप मुख्यमंत्रियों की सूची उठाकर देखिए, जो पिछड़ों के नाम पर वोट लेते हैं उनने कितने बनाए। हम मध्य प्रदेश में बैठे, हमने हैट्रिक बनाई है। 3 मुख्यमंत्री थे, तीनों उसी वर्ग से आते हैं। और इसलिए जो पिछड़ा वर्ग कमीशन को संवैधानिक मान्यता उन तमाम लोगों ने कभी नहीं दी जो पिछड़े की बात करने वाले लोग हैं, जो कि उन्हीं के नाम पर वोट बटोरते रहे, लेकिन उनने नहीं दिया। मैं ऐसी 10 बातें गिना सकता हूँ और इसलिए मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है कि पिछड़े को सबक बनाना, उसको नेतृत्व पैदा उभारना, ये ज्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि हम उसका बंटवारा करके और लड़ाने का काम करें। तो चलिए इस बड़ी खबर का हम विश्लेषण करेंगे और हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़े हैं। शरद जी, देखिए 2023 में अगर हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से राम मंदिर का जो बड़ा मुद्दा है, वो एक जो पहला चरण है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। क्या आपको लगता है, चूंकि अब उस मुद्दे की कोई काट जो है कांग्रेस के पास नहीं है, उसको कैसे उसके ऊपर प्रहार किया जाए, तो अब लग रहा है कि जो कहें कमंडल से मंडल की तरफ ये सियासत का रुख पलटने की कोशिश हो रही है विपक्षी दलों के द्वारा? एक मुद्दा चाहिए था, सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं बल्कि कांग्रेस जिस एकता की बात कर रही है, इंडिया गठबंधन अपना बनाकर, उसी के लिए ये चीज की गई है। 1931 में जो जाति आधारित जनगणना थी, उस जनगणना में करीब 50% से अधिक ओबीसी मतदाता इस देश में, मतदाता नहीं, आप कह सकते हैं कि ओबीसी की जनसंख्या जो है 54% थी और आज भी यह आंकड़ा इससे अधिक ही होगा, कम नहीं होगा। तो जाहिर तौर पर इंडिया ने यह तय किया है कि हम इसको एक मुद्दा बनाएंगे। इससे लालू भी जुड़ते हैं, इससे मुलायम भी जुड़ते हैं, इससे आमतौर पर दूर रहने वाले नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और बड़ा अंतर्मुखी स्वभाव है, वो भी जुड़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये विपक्ष को जोड़ने वाला एक मुद्दा है। सारे मुद्दे जोड़ दिए गए हैं क्योंकि उड़ीसा ने भी एक जातीय जनगणना जैसा काम किया है। लालू प्रसाद यादव सहमति हैं, नीतीश कुमार जी ने कर ही दिया और अब चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, सब तरफ ये बात हो चुकी है कि हम जातीय जनगणना को लेकर आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ये दावा कर ही रही है कि अगर वो
सरकार में आती है तो वो जातीय जनगणना को लेकर आगे बढ़ेगी। तो ये कुल मिलाकर आपने ठीक कहा कि बीजेपी के पास अगर एक भावनात्मक मुद्दा है, जिसको सनातन परंपरा कहें या धर्म से कहें, तो उसी के साथ ये बात उठती है कि आपके पास अगर ये है तो हमारे पास जातीय जनगणना का मुद्दा है। जी बिल्कुल। चलिए शरद जी, आपसे चर्चा जारी रहेगी। के मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, स्वागत करते हैं आपका। नरेंद्र सलूजा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आपका भी बहुत बहुत स्वागत नरेंद्र जी। मिश्रा जी, आपके पास सबसे पहले आऊंगा। क्या कांग्रेस के पास अब धर्म के विरुद्ध कोई काट नहीं? आपको लग रहा है कि जो आपके साथ एक बड़ा गठबंधन तैयार है, उस गठबंधन में जो सारे जो दल हैं वो किसी दूसरे मुद्दे पर साथ नहीं आ सकते? आपको लग रहा है मिश्रा जी कि केवल जाति एक ऐसा आधार है जिसके बल पर आप जो है बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए जातिगत जनगणना का ये मुद्दा इस चुनाव में नजर आने वाला है? देखिएगा, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहूंगा जी जी कि इसका ताल्लुक धर्म और राजनीति से नहीं है। जो लोग नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इस जातीय जनगणना के आधार पर ही तो सबका साथ और सबका विकास होगा। जब एक परिवार में मुखिया होता है और वो अपनी वसीयत लिखता है, तो वो लिखता है कि मेरी मौत के बाद पत्नी का संपत्ति में इतना प्रतिशत होगा, बेटे का इतना होगा, बिटिया का इतना होगा, नाती पोते का इतना होगा। तो जब हम पारिवारिक तौर पर भी उस प्रथा के पक्षधर हैं, उसे मान्यता देते हैं, तो जातिगत आधार पर जनगणना के बाद किसका हक कितना प्रतिशत है वो देने में मैं सोचता हूँ किसी भी समझदार व्यक्ति को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मिश्रा जी, जब आपकी सरकार थी यूपीए की, तब आपने ये कराई थी। उस समय अगर इसके आंकड़े भी जारी हो जाते तो ये बात और स्पष्ट होती। हमने देखा कि कई जिन राज्यों में भी ये जनगणना हुई है, सरकारों ने आंकड़े जारी करने से उस समय परहेज किया। नहीं, मेरा निवेदन आपसे इतना भर है कि मैं थोड़ा विषयांतर कर रहा हूँ कि हमारी सरकार ने तो राज्यसभा में आरक्षण का बिल भी, महिला आरक्षण का बिल भी पारित कर दिया था। क्योंकि हमारे पास पार्लियामेंट में संख्या बल नहीं था तो नहीं हो पाया। तो हमारी सरकार ने, ऐसा नहीं कि हमारी नियत में कुछ बदनीति थी जी, हमने वो सारे आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश की है, मगर संख्या बल के आधार पर रुक गई डेमोक्रेसी है। नरेंद्र जी सुनिए आपने के मिश्रा जी की बात। जी जी जी, आपकी रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया सर। देखिए, चुनाव के समय ने जाति जनगणना ध्यान आ रही। जब इनकी केंद्र में सरकार थी, ये कहते हमने 2011 में करा दी, तो 2014 तक इनकी सरकार रही। किसने इनको 3 साल रोका? मध्य प्रदेश में इनकी 15 महीने की सरकार रही। कभी आपने कमलनाथ जी के मुंह से एक बार भी जाति गणना की बात सुनी? या जो नेता जाति गणना की बात कर रहे, किसी का भी बयान सुना? नरेंद्र जी, आपका विरोध यानी बीजेपी का विरोध किस बात पर है? विरोध किस बात पर है? विकास के मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं नरेंद्र जी। कहना है। हेलो, हाँ, आप सुन पा रहे हैं मुझे नरेंद्र जी? आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज साफ नहीं आ रही जी। मैं ये कह रहा हूं कि विरोध किस बात पर है बीजेपी का? क्या आप मानते हैं कि जातीय जनगणना देश की एकता के लिए ठीक नहीं है? क्या विरोध है आपका? देखिए, हमारा विरोध है कि ये कांग्रेस का सिर्फ चुनावी एजेंडा है। चुनाव के समय कांग्रेस को याद है, यदि कांग्रेस को चिंता थी तो जब इनकी केंद्र में सरकार थी जब लाते, जब मध्य प्रदेश में सरकार थी तब बात करते। यह चुनाव के समय सिर्फ समाज को, जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं, ये हमारा विरोध है। जी चलिए, तो बीजेपी का कहना है कि ये एक चुनावी मुद्दा है और कांग्रेस का कहना है कि ये कतई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये देश की आकांक्षाओं की तरफ बढ़ने वाला मुद्दा है, इसलिए कांग्रेस इसको फेवर करे। लेकिन ये एक ऐसा पॉलिटिकल इशू जरूर बन रहा है जो कांग्रेस या इंडिया और बीजेपी या आप कहिए एनडीए के बीच में एक बड़ी विभाजनकारी रेखा खींच रहा है, जिसको लेकर इधर बीजेपी असहज महसूस कर रही है और इसीलिए कांग्रेस और इंडिया इसको लेकर हमलावर हो रहे हैं। ललित, मैं आपकी तरफ बहुत शुक्रिया। आप दोनों सही कह रहे थे, क्योंकि मिश्रा जी जैसे हमें कुछ समय पहले बता रहे थे कि जो है जातीय जनगणना करना जरूरी कितना है, क्यों जरूरी है, जिस वर्ग का ज्यादा जो है जनसंख्या है उसको ज्यादा काम मिलना चाहिए, ये वो कह रहे थे। लेकिन साथ ही साथ मोदी जी ने भी कहा, इस बात को लेकर बयान दिया है कि क्या हिंदू ज्यादा हैं तो क्या उनको ज्यादा हक मिलना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी चीजें आई और आने वाले समय में मुझे लगता है जाति और धर्म, इनमें भी लड़ाई हमको देखने को मिल सकती है चुनाव के दौरान।